दोस्तों, क्या चुनाव आयोग का भेद अब खुलने वाला है? क्या ज्ञानेश कुमार के दिन अब पूरे होने वाले हैं? क्या होगा जब भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार ईवीएम की जांच होगी? दरअसल इन दिनों चुनावी मौसम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पूरी तरीके से उतर चुका है। अभी तक जो चुनाव आयोग निष्पक्ष होने का ढोंग करता था, वो अब खत्म हो गया है। अब चुनाव आयोग खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि हर चीज का कहीं ना कहीं जाकर अंत जरूर होता है। ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार के कुकर्मों का अंत होने वाला है, क्योंकि जिस मशीन पर सबसे ज्यादा चुनावी धांधली करने का आरोप लगा, अब उसकी खोलकर जांच की जाने वाली है। जी हां, भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाईकोर्ट की इजाजत से ईवीएम की जांच होगी, जिससे हो सकता है चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार बेनकाब हो जाए। तो आखिर किन ईवीएम मशीनों की जांच होने जा रही है और कैसे ज्ञानेश कुमार इन दिनों बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब से चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम की एंट्री हुई है, तभी से तमाम विपक्षी दलों द्वारा इसको लेकर सवाल उठाते जाते रहे हैं। समय समय पर इन मशीनों के खराब होने के मामले भी सामने आए हैं और कई बार ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि बटन किसी और का दबाया, लेकिन वोट कमल के निशान पर ही चला गया। इन घटनाओं ने आम जनता के मन में भी इस मशीन को लेकर गहरा अविश्वास पैदा किया है। कई बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और चुनाव आयोग ने ईवीएम का साथ नहीं छोड़ा। अब स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि ईवीएम को लेकर जो लंबे समय से संदेह और आरोप लगते रहे हैं, उनकी सच्चाई सामने आ सकती है। दरअसल भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की जांच और निरीक्षण की अनुमति दी है। यह आदेश जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की ओर से दिया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आमंत्रित सदस्य और पूर्व महाराष्ट्र मंत्री नसीम खान हैं, जबकि प्रतिवादी शिवसेना विधायक दिलीप लांडे हैं। आपको बता दें कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के दिलीप लांडे ने मुंबई उपनगर जिले की चांदीवली सीट से नसीम खान को हराया था। तभी से नसीम खान लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे हैं और आखिरकार इस मामले को अदालत तक लेकर पहुंचे हैं। उनके इस कदम ने अब चुनावी व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि जैसे ही आवेदक की ओर से ईवीएम की जांच की अनुमति का औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग 2 महीने के भीतर मशीनों का निरीक्षण पूरा करेगा। यानी अब चुनाव आयोग के पास कोई बहाना नहीं बचा है और उसे इस जांच प्रक्रिया में शामिल होना ही पड़ेगा। नसीम खान ने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि भारत के इतिहास में अब तक चुनाव के बाद उम्मीदवारों और अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच नहीं हुई है। उन्होंने इसे एक जरूरी न्यायिक हस्तक्षेप करार दिया है, जो कि चुनावी पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में भारतीय चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता नैरा जेजीबॉय, अरुण पनिक्कर, तन्मय पवार, विनय नायर और आयुष यादव पेश हुए थे। वहीं अदालत के आदेश के बाद मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने जानकारी दी है कि 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा केवल डायग्नोस्टिक चेक किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये सब कुछ पारदर्शी और सही था, तो फिर अब तक ईवीएम की इस तरह की जांच क्यों नहीं कराई गई? आखिर क्यों चुनाव आयोग हर बार इन मांगों को नजरअंदाज करता रहा? इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट्स की जांच की मांग करने को कहा था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। ये दिखाता है कि मामला केवल एक सीट या फिर एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसको लेकर संदेह गहराता जा रहा है। नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के बर्न्ड मेमोरी या फिर माइक्रो कंट्रोलर की जांच चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम निर्माता कंपनियों के इंजीनियरों की टीम द्वारा की जानी चाहिए। ये मांग सीधे तौर पर उस तकनीकी पहलू को छूती है जहां छेड़छाड़ की आशंका सबसे ज्यादा जताई जाती रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है,
लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको याद होगा कि चुनाव के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ईवीएम में छेड़छाड़ और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी लगातार हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनके आरोपों को अब इस अदालत के आदेश ने एक नई दिशा दे दी है और ये मामला अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि न्यायिक जांच का विषय भी बन चुका है। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग की वोट चोरी का खुलासा करने का मौका मिल गया है, तो वहीं इसी बीच चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हालात ऐसे बन गए हैं कि चुनाव आयोग खुद विवादों के केंद्र में आ गया है। तृणमूल कांग्रेस से तो चुनाव आयोग ऐसे भिड़ रही है जैसे वो खुद एक राजनीतिक पार्टी। टीएमसी का आरोप है कि जब उनका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के साथ बैठक करने के लिए पहुंचा तो उन्हें गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जाओ कह दिया गया था। ये भाषा किसी संवैधानिक संस्था के लिए बेहद ही चौंकाने वाली मानी जा रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी टीएमसी नेताओं पर चिल्लाने का आरोप लगाया, लेकिन असली विवाद तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। इस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। टीएमसी ने तो इस पर हमला ही किया, साथ ही आम यूजर्स ने भी चुनाव आयोग पर तंज कसना शुरू कर दिया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अब चुनाव आयोग ने अपना पक्ष पूरी तरीके से जाहिर कर दिया है। कुछ यूजर्स ने कहा कि देश को समझ आ गया है कि आयोग किस टीम के लिए बैटिंग कर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने निष्पक्षता का चोला उतारकर भाजपा का पटका पहन लिया है। इसी के साथ एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की एक बैठक के दौरान एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। यूपी बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच तीखी झड़प के हालात बन गए। बताया जा रहा है कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान ज्ञानेश कुमार सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में पोलिंग बूथ की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान किसी मुद्दे पर अनुराग यादव ने सख्त ऐतराज जताया और साफ तौर पर कहा कि आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। उन्होंने अपने 25 साल के प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए ये भी कहा कि इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इस पर ज्ञानेश कुमार तमतमा गए और उन्होंने अनुराग यादव को मीटिंग से बाहर जाने का आदेश दे दिया।
ये घटना बताती है दोस्तों कि चुनाव आयोग के अंदर किस तरह का माहौल बन चुका है और किस तरह से असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी तस्वीर पेश करता है, जहां एक तरफ ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और अब उसकी जांच का रास्ता भी खुल गया है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का रवैया भी लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ईवीएम की जांच होगी तो क्या सच सामने आएगा और क्या इससे चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बहाल होगा या फिर ये जांच और भी ज्यादा बड़े खुलासे करेगी। जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं उससे फिलहाल यही लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और खासकर ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर और भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।